Hello students, welcome to Biomentors classes online. Today we are going to discuss the next topic in our chapter electric charges and fields. और आज का जो टॉपिक है बेटा हम लोग इसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स के आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और कोशिश करेंगे कि हम लोग गॉस लॉ तक भी पहुंच जाएं। सो क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं एक न्यूमेरिकल के साथ में और न्यूमेरिकल कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, देखो क्या सवाल है। क्वेश्चन, अ रिंग, लेट से हमारे पास में एक रिंग है, अ रिंग ऑफ रेडियस, लेट से कुछ भी रेडियस ले लीजिए जो भी आपको अच्छी लग रही है, कोई दिक्कत नहीं है। आर बराबर 1 मीटर इज लाइंग इन, देखो सवाल को पढ़िए, लाइंग इन एक्स वाई प्लेन। ठीक है, एक्स वाई प्लेन में रखी हुई है। एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल्सो एग्जिस्ट इन XY plane as shown in figure, find the flux, ये आपके पास में सवाल है। ठीक है, अब कई लोग सोच रहे होंगे कि ये तो बहुत ही सिंपल सा सवाल है। अब देखो यहाँ पे सवाल का थोड़ा सा ये पकड़ने की कोशिश कीजिए एग्जैक्टली सवाल किस प्रकार का है। और देखो हमारे पास में कुछ एक्स वाई प्लेन ऐसे बना के दिया गया है। भैया ये एक्स वाई प्लेन है, यहां पर आपके पास में एक रिंग रखी हुई है जिसकी रेडियस आर है। ठीक है, ये आपकी आर बराबर 1 मीटर हो गई। ओके, अब यहां पर क्या बोला गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज एज शोन इन द फिगर, तो यहां पर कुछ इस प्रकार से, ठीक है, ये इस प्रकार का इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये एंगल दे रखा है आपको 37 डिग्री और ई बराबर दे रखा है, मान के चलो 10 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, 10 न्यूटन पर कूलम यहां पर आपके पास में दे रखा है। अब ये यहां पर डायग्राम दिया है। देखो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में आपको यदि फ्लक्स वाले क्वेश्चंस होंगे पूछेगा तो वो मोस्टली आपको डायग्राम देने की ही कोशिश करेगा और डायग्राम से ही आपको सवाल को आइडेंटिफाई करना है। लेकिन हालांकि साथ में कुछ लैंग्वेज जरूर लिखी होगी, तभी हम लोग उस टू डिमेंशनल डायग्राम को हम लोग अच्छे से समझ पाएंगे। तो आज के इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको प्रीवियस जो लेक्चर हुआ है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, लेक्चर नंबर 15, उसको एक बार और ध्यान से देखिए और उसमें जो डायरेक्शन का खेल हमने सीखा है उस पर फोकस कीजिए, क्योंकि यदि आपने उस पर फोकस नहीं किया तो संभावना बनती है कि आप सवालों में गड़बड़ी कर बैठ सकते हैं। ठीक है, श्योर हैं? चलो तो भैया कैसे करेंगे, क्या होगा हमारे पास में, जरा देखते हैं। अब यहां पर देखिए बेसिकली हो क्या रहा है, क्या हो रहा है। अ रिंग इज लाइंग, देखो सवाल के अंदर में देखो, रिंग ऑफ रेडियस r इक्वल्स टू 1 मीटर इज लाइंग इन एक्स वाई प्लेन। तो एक सबसे पहला काम तो मैं एक कर लेता हूं, रिंग का एरिया तो वो आएगा पाई आर स्क्वायर, मतलब पाई इंटू 1। सो बेटा एरिया आपके पास में आ गया पाई मीटर स्क्वायर। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। अब जरा यहां पर ध्यान से देखिए, देखो इन सवालों में मैं समय आपका ले रहा हूं, मैं ये बात जानता हूं, लेकिन क्या करें, इन सवालों को थोड़ा सा समझना ही इसी प्रकार से पड़ता है। यदि नहीं समझ में आया तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, आपका सवाल डेफिनेटली गलत हो सकता है इन कॉन्सेप्ट वाले सवालों को। सो अब देखो रिंग जो है वो आपकी एक्स वाई प्लेन में पड़ी है, मैं बोला ठीक है, और साथ में देखो यहां पर एक पॉइंट और लिखा, एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल्सो एग्जिस्ट इन एक्स वाई प्लेन। ठीक है, इस पॉइंट पर फोकस कीजिए। सो अब सोचिए कि भैया देखो ये रिंग ऐसे रखी है, ठीक है, ये रिंग ऐसे रखी है और आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी ऐसे ही जा रहा है, लेकिन 37 डिग्री का एंगल दिया है। लेकिन क्या दिया है? 37 डिग्री का एंगल आपको यहां पर दिया गया है। तो अब आप सोचिए कि यदि आप फ्लक्स का फॉर्मूला लिखोगे तो आप बोलोगे फाई बराबर ई इंटू ए इंटू कॉस थीटा। सो यहां पर आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो 10 हो गया। व्हाट अबाउट द एरिया? तो एरिया आपके पास में पाई हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन अराइजेस फॉर व्हाट? थीटा। सो भैया यहां पर देखिए थीटा क्या होगा, व्हाट अबाउट द एरिया एंड व्हाट अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब आप क्लियरली देख पा रहे होंगे, यहां पर क्या देख पा रहे होंगे, देखो ये रहा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है कि नहीं है, जिसकी वैल्यू भी दे रखी है। लेकिन व्हाट अबाउट एरिया, तो बेटा ये एक्स वाई प्लेन में है तो इसका एरिया की जो डायरेक्शन है क्या वो इस डायरेक्शन में, ऐसे बाहर की तरफ, देखिए ऐसे बाहर की तरफ। यही मैंने चीज काफी देर तक एक्सप्लेन करी है लेक्चर नंबर 15 में, तो इसको जरूर ध्यान से सुने। तो देखो मैंने क्या बोला, एरिया इस डायरेक्शन में है और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है। तो अब आप सोचिए कि यदि मैं यहां पर एंगल की बात करता हूं, देखो ये एरिया का एंगल हो गया, एरिया वेक्टर, तो ये कितने डिग्री पर है, एंगल को पकड़िए, देखो यहां पर कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, यहां से देखो ऐसे कितने का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का। तो यहां पर आप लिखोगे cos 90 और सिंस cos 90 आ जाएगा मतलब सब जीरो, तो फ्लक्स जो आएगा आपके पास में उसका आंसर आएगा जीरो। उसका आंसर कितना आएगा?
जीरो आने वाला है। क्या ये बात समझ में आ गई आपके पास? इज इट क्लियर टू यू? ये बात यदि क्लियर नहीं हुई तो बेटा सवाल में बहुत परेशानी हो सकती है। अब इन्हीं सवालों को अब सोचिए, सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन, डायग्राम बना देते हैं, रेडियस वही 1 मीटर है सब कुछ, और इलेक्ट्रिक फील्ड वही 10 का ले लेते हैं, लेकिन सवाल की थोड़ी सी हम लोग क्या करते हैं, लैंग्वेज को बदल देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 मान लेते हैं। अ रिंग ऑफ रेडियस, देखो रिंग ऑफ रेडियस r इज इक्वल्स टू 1 मीटर इज प्लेस्ड such that it lies in XZ plane। अब देखो मैं ये लैंग्वेज दे रहा हूं, यदि मैं नहीं देता तो भी आपको समझना है। An electric field E बराबर 10 वोल्ट पर मीटर एग्जिस्ट इन XY प्लेन एज शोन इन फिगर। ठीक है, तो अब आपको बताना है फाइंड द फ्लक्स। सवाल की लैंग्वेज को पकड़िए, मैं डायग्राम बना रहा हूं तब तक। देखो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और जेड एक्सिस आपकी ऑटोमेटिकली बाहर हो गई। और यहां पर बेटा आपका ये देखिए, ये आपको रिंग रख के दे दी। ठीक है, नाउ आर बराबर 1 मीटर, और साथ में यहां पर आपको जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है। और इस बार भी बेटा आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वही सेम क्वेश्चन है 37 डिग्री के साथ में। ठीक है, थोड़ा सा ऐसे कर लूं क्या? ठीक है, जिससे दिख जाएगा आपको कलर। हो सकता है कि थोड़ा सा ये लाइट ग्रीन हो गया तो नहीं दिखे, लेकिन अब दिख जाएगा ग्रीन कलर। एंगल अभी भी 37 डिग्री का है, और E बराबर 10 वोल्ट पर मीटर। पहली बात तो ये समझ जाइए, इस डायग्राम को जो मैंने दिया है उसका औचित्य क्या है, ये लैंग्वेज लिखिए, इसका औचित्य क्या है। ठीक है, क्या औचित्य है, क्या संभावना यहां पर निकल के आती है? तो संभावना क्लियर कट ये है कि बेटा ये इसके अंदर में आपको घुमाने की बहुत अच्छी कोशिश करेगा, इसलिए मैंने आपको डायग्राम्स का डिफरेंस भी समझाया है। देखो ये एक्स वाई प्लेन है, तो ये मैंने पूरा बड़ा सा रिंग बना दिया, लेकिन अब देखिए मैंने यही एक्स एक्सिस और यही वाई एक्सिस रखी है। पिछले वाले में देखिए यही एक्स एक्सिस और यही वाई एक्सिस है, लेकिन नाउ माई रिंग इज लाइक दिस। अभी भी ये रिंग है, और उस वाले क्वेश्चन में भी रिंग थी। अरे दोनों क्वेश्चन में रिंग थी या नहीं थी? सोचिए, सवालों में मैं समय लेता हूं बट पकड़ में आना चाहिए। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और रिंग कुछ ऐसे रखी होगी, इसका मतलब सोचिए क्या ये रिंग ऐसे नहीं रखी है? अरे रखी है कि नहीं रखी है? एक्स जेड प्लेन का मतलब यही है ना। मतलब यदि मैं यहां पर लैंग्वेज में ना देता एक्स जेड प्लेन, तो आपको अपने आप समझना पड़ेगा एग्जाम के अंदर में कि भैया जी आपकी एक्स जेड प्लेन की जो रिंग है वो ऐसे रखी है। एक्स जेड प्लेन ऐसे हो गया, ये जेड एक्सिस, ये एक्स एक्सिस से ऊपर वाई मैंने ली है, तो बेटा एक्स जेड एक्सिस ऐसे हो गया। अरे हुआ या नहीं हुआ? बिल्कुल सही है। सो नाउ अब यहां पर फ्लक्स जब आपको निकालना है तो सबसे पहले आपको एरिया के बारे में पता लग चुका है, पाई मीटर स्क्वायर आएगा, क्योंकि मैं वापस से सॉल्व नहीं कर रहा हूं। ठीक है, क्योंकि डेटा मैं सेम रखना चाहता हूं। नाउ अराइजेज द क्वेश्चन कि भैया फ्लक्स तो आप लिखोगे सर जी फाई बराबर ई इंटू ए इंटू कॉस थीटा। परेशानी कहां से शुरू होती है वो मैं बता देता हूं। ये 10 लिख दोगे, ये पाई लिख दोगे, और ये कॉस तक लिख दोगे, लेकिन थीटा। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा, दैट इज टू बी आइडेंटिफाई। यदि थीटा की वैल्यू आपने करेक्टली आइडेंटिफाई कर ली तो आपका खेल खत्म, आपका सवाल सही हो जाएगा। नाउ सवाल ये उठता है, पहला मैं सवाल आपसे पूछ लेता हूं। सवाल ये है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा। 37 डिग्री है, 90 है, या कुछ और है? फटाफट आंसर बोलो। 37 डिग्री, 90 या कुछ और? 37 डिग्री, 90 या कुछ और? तो भैया जी आप जरा यहां पर देखिए क्या हो रहा है। देखो मैं यहां पर आपको समझाता हूं थोड़ा। देखो ये मैंने रिंग रख दी, ठीक है, ये रिंग हो गई। इसका एरिया इस डायरेक्शन में है क्या? सोचिए, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया। तो इसका मतलब ये हो रहा है ना सर जी कि ये आपका एरिया वेक्टर हो रहा है इस डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो एंगल कितने डिग्री का है ये? दिस विल बी द 53 डिग्री। दिस विल बी द 53 डिग्री। यहीं पे सबसे गलती होने की संभावना है, बस इसको पकड़ लीजिए। जिनका एंगल 53 डिग्री जिन्होंने सही निकाला है वो बधाई के पात्र हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। कॉस 53 डिग्री कितना आएगा? 3/5 आएगा। भैया कॉस 37 4/5 होता है, तो इसका मतलब क्या ये 3/5 नहीं आएगा? तो आप बोलोगे सर जी आ तो रहा है। चलो आ गया तो बस कैंसिलेशन मारो, यहां पे 5 से कटेगा 2, 2 3 6, मतलब आंसर आएगा 6π। दैट इज माई आंसर, दैट इज माई आंसर। क्या ये वाला सवाल आपको समझ में आया है या नहीं आया है? पहले तो ये बता दो फटाफट से।
हाँ, कई लोग बोलेंगे सर समझ में तो आ गया, बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया है, इसमें अब कोई परेशानी हमें नहीं होगी और हमसे कोई गलती की संभावना नहीं है। अब देखो हम लोग सीख क्या रहे हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना सीख रहे हैं, लेकिन क्या सारे क्वेश्चन ऐसे ही रहेंगे जैसे मैंने अभी ये क्वेश्चन दिया है? कोई जरूरी नहीं है। सो कोई जरूरी नहीं है तो फिर हम कुछ और क्या बोलते हैं, पॉइंट्स पर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। चलो कुछ पॉइंट्स पर डिस्कस करते हैं। तो आप लोगों को हेडिंग डालनी है, अभी यहां पर एक छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी मुन्नी सी एक हेडिंग डाल लीजिए, वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रोड्यूस्ड बाय, इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रोड्यूस्ड बाय अ पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रोड्यूस्ड बाय अ पॉइंट चार्ज। दिस इज योर स्मॉल हेडिंग जो आपको यहां पर डालनी है, ठीक है। अब कैसे करेंगे, किस प्रकार का रहेगा, सवाल क्या रहेगा, उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक है। तो चर्चा की शुरुआत कुछ इस प्रकार से होती है कि लेट से हमारे पास में यहां पर, या मैं यहां पे कर लेता हूं, यहां पर कोई एक पॉइंट चार्ज है Q, पॉइंट चार्ज है Q। अब मुझे इस पॉइंट चार्ज के कारण कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है वो बताना है। अब सवाल ये उठता है कहां, सवाल ये उठता है कहां। तो बेटा हमेशा जब हम लोग फ्लक्स की बात करते हैं तो हमारे पास में एक एरिया होना चाहिए। क्यों? फ्लक्स क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज व्हाट? इट इज डिफाइंड एज द ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सरफेस एरिया। किसी एरिया से पास होने वाली जो ग्रुप ऑफ लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन का जो ग्रुप होता है उसे हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। नाउ क्वेश्चन अराइजेस, यहां पर करें कैसे? तो भैया हमने माना, लेट से हम लोग एक सिंपल सा फंडा करते हैं कि एक बात तो मैं जानता हूं, और वो बात ये है कि यदि मैं यहां पर थोड़ा सा ध्यान लगाऊं तो एक पॉइंट कह सकता हूं कि देखो ये यहां पर हम लोगों ने एक स्फीयर कंसीडर कर लिया। क्या कंसीडर कर लिया? एक स्फीयर कंसीडर कर लिया जिसकी रेडियस है r, जिसकी रेडियस क्या है? r है। तो एक बात बताओ, इसके अंदर में एक छोटी सी बात मुझे बताओ, यदि मैं इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना चाहूं तो कितना लिखूंगा? आप बोलोगे सर जी इसमें क्या दिक्कत है? 1/4πε0 Q अपॉन रेडियस जो भी मान लो, चलो मैंने मान ली कैपिटल R, तो आप लिख दोगे 1/4πε0 Q अपॉन r²। अच्छा सिमिलर सवाल मैं फिर से पूछता हूं, अच्छा इस पॉइंट पर यदि मैं आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछूं तो यहां पर कितना लिखोगे? तो आप बोलोगे सर जी क्या बातें कर रहे हो आप तो जानते हैं कि भैया यहां पर यदि ये स्फीयर बनाया है तो स्फीयर के हर पॉइंट पर, स्फीयर के हर पॉइंट पर, अब यहां पे कई लोगों के मन में सवाल चल रहा होगा सर आपने स्फीयर तो बोल दिया लेकिन उसके आगे नहीं बोला, ये वो खोखला है, भरा हुआ है, कैसा है? तो हम लोग मान लेते हैं कि लेट से हॉलो स्फीयर कंसीडर कर लेते हैं, अंदर चार्ज। अब कई लोग बोलेंगे सर चार्ज को कैसे टिका दिया आपने? अजम्पशन है, मतलब ये जो हॉलो स्फीयर है ये एक स्फेरिकल सरफेस मैंने अज्यूम कर लिया, बस इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? श्योर है? ओके नाउ, लेकिन सवाल तो अभी भी हमारा अटका हुआ, और सवाल हमारा फ्लक्स के लिए था, और सर जी आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? तो भैया हम लोग जानते हैं कि फाई बराबर ई ए कॉस थीटा होता है, लेकिन वो जो अभी तक हमने सीखा था, अभी तक जो हमने सीखा था उसको हम लोगों को थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा? मॉडिफाई करना पड़ेगा। क्योंकि देखो अब जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड का जो लाइंस ऑफ ग्रुप की हम लोग बात करेंगे, जैसे मान चलो ये सेंटर है, तो यहां से 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 बहुत जगह से जा रहा होगा। अरे जा रहा होगा या नहीं जा रहा होगा? कॉमन सेंस लगा के जरा सोचिए, तो आप बोलेंगे यस जा तो रहा है। तो अभी मैं क्या करता हूं, कुछ थोड़ा सा सोचते हैं इसमें फ्लक्स कैसे निकालें, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो मुझे मिल रहा है, बट यदि मैं इसके अंदर या इसके ऊपर, अंदर नहीं ऊपर, इस सरफेस पर एक छोटा सा एरिया कंसीडर कर लेता हूं, ये छोटा सा एरिया है डीए, बराबर है। इस छोटे से एरिया को यदि मैं डीए कंसीडर कर लेता हूं, तो क्या मैं एक छोटा सा स्मॉल फ्लक्स कंसीडर कर सकता हूं यहां पर? दैट स्मॉल फ्लक्स विल बी डी फाई एंड दैट विल बी ई वेक्टर डॉट डीए वेक्टर। अरे यस और नो? आपने बोला बिल्कुल सही बात है, ऐसा तो मैं कंसीडर पक्का कर सकता हूं। यदि मैंने ये पॉइंट कंसीडर किया यहां पर, तो एक बात बताओ, मुझे तो टोटल फ्लक्स चाहिए, तो टोटल फ्लक्स कैसे निकालूंगा? तो सर जी टोटल फ्लक्स के लिए आपको फाई बराबर इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डीए वेक्टर करना चाहिए। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बिल्कुल सही बात है। नाउ आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहां पर आगे बढ़ने पर मेरे पास में एक पॉइंट आता है, वो पॉइंट ये है सर जी
कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में एंगल कितने डिग्री का है। भाई वैलिड क्वेश्चन है कि नहीं, क्योंकि ये तो डॉट प्रोडक्ट होता है। अब डॉट प्रोडक्ट होता है, अभी भी कई लोगों के मन में और भी एक आधा सवाल चल रहा होगा जिसपे मैं बाद में आता हूं, जो मुझे लगता है कि हो सकता है, आई डोंट नो वेदर यू हैव दैट क्वेश्चन और नॉट, बट बस मैं कह सकता हूं कि हो सकता है, कोई भूला भटका हो सकता है। भैया देखो, सबको सब चीजें समझ में आए एक ही बार में कोई जरूरी नहीं है, तो हम लोग चीजों को रिवाइज भी करते हुए चलते हैं। तो बेटा यहां पर देखो, यदि ये प्लस क्यू चार्ज है, जैसा कि मैं बोल रहा हूं, जब कुछ नहीं बोला है तो पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका मतलब ये फ्लक्स यहां से ऐसे बाहर निकल रहा होगा, यहां से भी ये ऐसे बाहर निकल रहा होगा। और यदि ये सरफेस मैंने इस स्फीयर के ऊपर में यदि मैं सरफेस कंसीडर करता हूं, तो इसका जो एरिया निकलेगा, क्या इसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में ही निकलेगा। अरे सर जी ये तो सही बात है। देखो गोला जब बनाते हैं, मतलब देखो ये बहुत बड़े गोले का एक छोटा सा हिस्सा है, मैं इसको मोड़ नहीं सकता, ढक्कन टूट जाएगा। हाँ, तो इस एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ऐसे हो गई बाहर की तरफ, और इसमें से जो पॉइंट चार्ज में से इसका जो बड़ा सा गोला है उसके सेंटर में जो पॉइंट चार्ज रखा है, वहां से जो फ्लक्स आ रहा होगा, क्या उसकी डायरेक्शन भी ऐसी होगी। अरे होगी या नहीं होगी, तो आपने बोला बिल्कुल सही बात है, यस और नो। अरे सही बात है। अच्छा, अब इसमें भी थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ होगा आप लोगों को, मैं बताता हूं क्या, कि जब मैंने क्या किया था, एरिया बता रहा था, तो मैंने आपको ऐसे बताया था, ठीक है, और मैंने यहां पर पॉइंट चार्ज रखा। तो अब आप सोचिए कि क्या ये जो पॉइंट चार्ज रखने के पश्चात ये ऐसी सिचुएशन नहीं हो गई। मतलब देखो यहां पर पॉइंट चार्ज है, ये आपके पास में वो सरफेस गोले का छोटा सा एरिया मैंने जो डीए लिया है, तो बेटा यहां से जो फ्लक्स निकलेगा इस पॉइंट पर से, जो मेरे पास में इधर में पॉइंट है, वो ऐसे बाहर की तरफ निकलेगा इसमें से, और एरिया भी ऐसे ही निकलेगा, और सब कुछ ऐसे निकलेगा। मतलब यहां पर में थीटा बराबर 0 डिग्री हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो आपने बोला बिल्कुल सही बात है। सो उसी कॉन्सेप्ट को मैं यहां पर लगाता हूं, तो ये हो जाएगा ई डी ए कॉस 0। तो इसका मतलब मेरा टोटल फ्लक्स जो आएगा वो आएगा इंटीग्रेशन ई डॉट डी। अब सिंस यहां पर यदि आप ध्यान से देखो तो हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम है ना, कहीं पर भी चले जाओ 1/4πε0r²। तो इसका मतलब मैं इसे कॉमन निकाल सकता हूं, तो फाई बराबर आएगा 1/4πε0q/r² इंटीग्रेशन डीए। अरे सही बात है। अरे यस और नो, तो आपने बोला बिल्कुल सही बात है। अच्छा यदि ये ऐसा है, तो अब इंटीग्रेशन डीए का मतलब क्या है, मुझे चाहिए टोटल फ्लक्स। कौन से कलर का है, हाँ, मुझे चाहिए टोटल फ्लक्स। तो टोटल फ्लक्स का मतलब मुझे इस पूरे गोले की सरफेस को कंसीडर करना पड़ेगा। बोलो यस और नो। और पूरे गोले की सरफेस का मतलब इंटीग्रेशन और टोटल एरिया का मतलब क्या आ जाएगा, 1/4πε0q/r² इंटू गोले का एरिया। प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस हो चुका है, 4πr²। बोलो यस और नो, फटाफट से हाँ या ना में मुंडी घुमा दो अपनी, बोलो ठीक है, काटा पीटी करो, 4π 4π r²। तो आपके पास में बच रहा है फाई बराबर q/ε0, फाई बराबर q/ε0। तो बेटा हमेशा अब इस बात से समझ जाइए, यहां से एक पॉइंट आपके सामने निकल के आता है, और वो बहुत ही छोटा सा प्यारा सा पॉइंट है। वो कहता है कि यदि कहीं पर पॉइंट चार्ज q रखा है, if there is a point charge q exists at some point, then the total flux emerging from this point charge will be given as phi बराबर q/ε0 for the entire closed surface, for the entire closed surface, पूर्ण क्या बोलते हैं, बंद सतह के लिए, पूरी तरह से जो बंद सरफेस है, मतलब बाउंडेड जो बोलते हैं 3D वाली जो फिगर है, उसके लिए जो टोटल फ्लक्स होगा वो हमेशा आपका q/ε0 होगा। अब यहां पर एक पॉइंट और है, वो स्टार है। वो ये है कि जब मैंने यहां पर सिखाया तो मैंने ये क्या लिया, गोला लिया, मैंने क्या लिया, गोला लिया, लेकिन प्रैक्टिकली इट वाज फाउंड दैट क्लोज्ड एरिया या क्लोज्ड बॉडी डज नॉट अफेक्ट द फ्लक्स, क्लोज्ड बॉडी डज नॉट अफेक्ट फ्लक्स, क्लोज्ड बॉडी डज नॉट अफेक्ट द फ्लक्स। इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब नहीं समझ में आया, इसका मतलब नहीं समझ में आया। ओ चलो आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब ये है, अब समझ जाइए, सवाल है ये और कुछ नहीं है। मैंने यहां पर प्लस क्यू चार्ज रखा है और मैंने एक ऐसा 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 डायग्राम बना दिया, ठीक है।
तो यहां पर यदि मैं मेरे से फ्लक्स पूछा जाएगा तो मैं लिखूंगा फ्लक्स बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चलो अगला सवाल, मैंने आपसे पूछा सर जी ये आपके पास में एक क्यूब या क्यूबॉइड है, कुछ भी होने दो, कुछ भी होने दो, यहां पर अंदर में प्लस क्यू चार्ज रखा है, मैंने यहां पर फ्लक्स पूछा, आंसर बोलो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लो भाई समझ में आया। अगला सवाल, मैंने यहां पर आपका ये ले लिया, क्या है ये, बेलन सिलेंडर है, मैंने यहां पर प्लस क्यू चार्ज ले लिया, तो टोटल फ्लक्स, तो बेटा टोटल फ्लक्स क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही आएगा। देखो in these three diagrams I am talking about the total flux, not for any particular क्या बोलते हैं सरफेस। मतलब आगे चल के इस पे सवाल आएंगे, मतलब मैं सवाल पूछूंगा आपसे कि इस एरिया में से कितना फ्लक्स पास हो रहा है, फ्लैट सरफेस में से, ये जो कर्व सरफेस है उसमें से कितना फ्लक्स पास हो रहा है, ऊपर की सरफेस में से कितना हो रहा है, ये अलग अलग सवाल बनेंगे आपके लिए, लेकिन उसमें टाइम है, आज ही शायद सीख जाएंगे हम लोग, बट समय सीमा की आज मेरे पास थोड़ी सी कमी है, समय की कमी है आज मेरे पास। ऐसे देखो ये क्या है, ये क्यूबॉइड या क्यूब जो भी मानना है, अब मैं इसमें भी किसी सरफेस के लिए पूछूंगा तो वो सवाल आपके अभी चालू होने ही वाले हैं, बस जरा घबराएं नहीं, बिल्कुल नहीं घबराएं। और एक ये क्या है, ये रैंडम बॉडी है, अब ये रैंडम क्लोज बॉडी है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है शेप वगैरह से, फ्लक्स विल रिमेन सेम एज इट इज। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आई है या नहीं आई है, बोलो फटाफट से। अब कई लोग बोलेंगे सर जी ये तो आसान टॉपिक था, आप तो खामा डरा रहे थे। यस, ओ ऐसा भी है क्या, तो हम लोग जरा करते हैं, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो क्या है, क्वेश्चन है हमारे पास में, एन इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट इन स्पेस is given as E वेक्टर बराबर E नॉट I कैप, ठीक है। फाइंड द फ्लक्स फॉर द गिवन फिगर, क्या हो रहा है, देखो ये आपके पास में एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स एग्जिस्ट कर रहा है, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहां पर आपके पास में क्या दे रखा है, एक ऐसे बोल सकता हूं, देखो मेरे पास में ऐसे एक बॉक्स बना दिया मैंने, और इसमें से आपको बताना है कितना फ्लक्स पास हो रहा है। सवाल समझ में आया, ये L है, ये B है और ये H है। फटाफट करो, सवाल करो फटाफट से, कैसे करेंगे, क्या आंसर आएगा बताओ, फटाफट से आंसर बताओ। सो मैं बता दूं आपको, आंसर विल बी जीरो। सर क्यों जीरो है, रीजन समझ लीजिए। देखो इट इज अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, कैसे पता लगा सर जी, ई नॉट एक नंबर की तरह बिहेव करेगा। यदि एक्स वाई जेड लिखता, देखो जनरल नोटेशन है मेरे, हमेशा जनरल नोटेशन है, तो मतलब ई नॉट एक कांस्टेंट नंबर है, हो सकता है मैं ई नॉट की जगह लिख दूं ई वेक्टर बराबर फाई आई कैप, तो आप इसका मतलब क्या समझ जाएंगे, 5 मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, यस और नो, ओके। तो उसी बेसिस पर अब देखो यहां पर हो क्या रहा है कि जितना फ्लक्स यहां से एंटर कर रहा है उतना ही फ्लक्स यहां से बाहर निकल रहा है, इस बात को समझ जाइए, बस खत्म, अब आपका काम हो गया। तो सर इसमें एरिया वगैरह उसकी तो टेंशन लेनी ही नहीं है, बिल्कुल नहीं लेनी है। तो यही तो पॉइंट है जो छोटे छोटे पॉइंट्स में क्वेश्चंस के थ्रू आपके क्लियर करवा रहा हूं। हो सकता है आपसे इस सवाल का आंसर नहीं बना हो, मैं जानता हूं, कोई बात नहीं है। डज इट मैटर, कोई मैटर नहीं करता है, लेकिन इस बात को डेफिनेट मानिए कि भैया यहां पर आपको क्या बोलते हैं, जितना फ्लक्स एंटर कर रहा है उतना ही फ्लक्स यहां पर बाहर भी जा रहा है। तो यहां पर एक पॉइंट बना के लिख सकते हैं आप लोग, क्या पॉइंट बना के लिख सकते हैं, इफ इनकमिंग फ्लक्स इक्वल्स टू आउटगोइंग फ्लक्स, देन total flux equals to 0, then the total flux equals to 0। समझ में आया पॉइंट, बोलो यस और नो। कई लोग बोलेंगे सर ठीक है समझ में तो आया। अब इसी सवाल को हम लोग थोड़ा सा करते हैं मॉडिफाई, ठीक है। कैसे मॉडिफाई कर रहा हूं मैं, देखो कैसे मॉडिफाई कर रहा हूं, हमारे पास में क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से, एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है
और इसे दिया है ई नॉट एक्स आई कैप, ठीक है, इसे क्या दिया है, ई नॉट एक्स आई कैप, यहां पर मैंने दिया है, यही वही एक्स वाई जेड एक्सिस ले लीजिए, ये जेड एक्सिस वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, और यहां पर मैंने क्या किया है, एक क्यूब ले लेता हूं, मैं यहां पर क्या ले लेता हूं, एक क्यूब ले लेता हूं, और ये जो क्यूब है बेटा ये यहां से ए दूरी पर है, इसकी साइड भी ए है, ठीक है, ए दूरी पर ये क्यूब रखा है और इसकी जो साइड लेंथ है वो भी ए है। तो अब आपको बताना है, सवाल वही है एज इट इज रिपीट टेलीकास्ट, फाइंड द टोटल फ्लक्स। अब बताइए क्या यहां पर सभी जगह पर फ्लक्स सेम है? नहीं। कैसे सर पता लगा? तो भैया देखो, आपने माना इस सरफेस को 1 नाम दे दीजिए, सरफेस को कितना नाम दे दीजिए, 1। तो इस सरफेस पर यदि आप फ्लक्स लिखोगे तो आप लिखोगे φ1 बराबर ई ए कॉस थीटा। अरे यस और नो, आपने बोला सही बात है। अब देखो ये फ्लक्स के लिए ये तो पॉजिटिव डायरेक्शन कुछ ऐसे ही चलेगी, यस और नो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और इस वाले एरिया की डायरेक्शन सेम हो गई। क्या हो गई? सेम। तो आप थीटा 0 लेके आप कह सकते हैं फाई बराबर ई नॉट एक्स इंटू ए का मतलब आएगा ए स्क्वायर और कॉस 0। तो बेटा φ1 का आंसर आ रहा है ई नॉट एक्स ए स्क्वायर। क्या ये सही है? गलती कर रहे हो। क्या गलती कर रहे हो? देखो यहां पर x है, इस x को तो आपने ध्यान ही नहीं दिया, x दिया है, इसका मतलब ये x पर डिपेंड कर रहा है। तो बेटा x आपका वेरी करेगा। अब कई लोग बोलोगे सर आपने सवाल में तो बताया नहीं था, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बोला था, दीज आर द कॉमन नोटेशंस, दीज आर द कॉमन नोटेशंस। मैं ऐसे भी लिख सकता हूं एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइज इन अ स्पेस विच डिपेंड्स ऑन द पोजीशन x। तो एग्जाम में आपको वो मिलेगा। मैं यहां पर आपको समझाते हुए वर्डिंग में कह रहा हूं ये सारी चीजें, बस इतना ही फर्क है, इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं है। तो भैया यहां पर x को भी तो रिप्लेस करना पड़ेगा। तो बेटा इस जगह पर x की वैल्यू कितनी आएगी यहां पर? तो x की वैल्यू आएगी a। तो इसका मतलब यह है कि φ1 बराबर आएगा ई नॉट इंटू ए स्क्वायर। सो φ1 का आंसर आएगा ई नॉट इंटू ए क्यूब। ये समझ में आया कि नहीं आया? बोलो पहले तो। आप बोलोगे सर इसमें तो कोई परेशानी नहीं थी। अरे कोई परेशानी थी क्या? नहीं। अब इस सरफेस की बात करेंगे। अब देखो यहां पर क्या हो रहा है, दिस इज द फ्लक्स विच इज एंटरिंग द सरफेस और दिस इज द फ्लक्स विच इज कमिंग आउट ऑफ द सरफेस। यस और नो? बिल्कुल सही बात है। तो मैं यहां पर बात करता हूं φ2 के बारे में, वही लिख रहा है ई ए कॉस थीटा, लेकिन इस बार आप समझदारी भरा परिचय देंगे। मैं जानता हूं ई को लिखेंगे ई नॉट इंटू एक्स इंटू ए स्क्वायर इंटू कॉस 0। सो φ2 बराबर आपके पास में ई नॉट एक्स ए स्क्वायर आएगा, लेकिन इस जगह पर x की वैल्यू बोलो कितनी हो जाएगी? यहां से लगा लो, ये हो जाएगी आपके पास में 2a। यदि ये 2a हो जाएगी तो φ2 का आंसर आएगा ई नॉट इंटू 2a इंटू ए स्क्वायर। सो φ2 का आंसर आएगा 2e नॉट ए क्यूब। क्या मेरा सवाल सॉल्व हो गया पूरा या कुछ बाकी है? कुछ तो भी मिसिंग है। क्या मिसिंग है जरा आइडेंटिफाई करो और फटाफट से बताओ। सर जी इस सरफेस का फ्लक्स अलग है, इस सरफेस का फ्लक्स अलग है। एक और पॉइंट, ये आपका एंटरिंग वाला फ्लक्स है और ये आउटगोइंग वाला फ्लक्स है। मतलब ये है आपका इस सरफेस के लिए इनकमिंग और ये है इस सरफेस के लिए आउटगोइंग, ठीक है। तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मार्क कर लीजिए कि इनकमिंग फ्लक्स को नेगेटिव ले लीजिए, इनकमिंग फ्लक्स को आप हमेशा नेगेटिव ले लीजिए और आउटगोइंग फ्लक्स को आप पॉजिटिव ले लीजिए, तभी आपका नेट फ्लक्स निकाल पाओगे। मतलब यहां पर फाई नेट जो आएगा वो आएगा φ2 माइनस का φ1। तो बेटा ये आएगा 2e नॉट ए क्यूब माइनस का ई नॉट ए क्यूब, मतलब आंसर आएगा आपका ई नॉट ए क्यूब। ये समझ में आया क्या? सर समझ में तो आया, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा अभी परेशानी हो रही है जिसे हम लोग मतलब टैकल नहीं कर पा रहे हैं। मतलब क्या परेशानी हो रही है? परेशानी सर ये हो रही है कि आपको नहीं लगता ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया? ये वाला पॉइंट हमें समझ में नहीं आया। मतलब कौन सा पॉइंट समझ में नहीं आया? सर पॉइंट ये समझ में नहीं आया कि आपने बोला इनकमिंग फ्लक्स को नेगेटिव ले लीजिए, बोला सही बात है, आउटगोइंग फ्लक्स को पॉजिटिव ले लीजिए, बोला बिल्कुल सही बात है, फिर क्या परेशानी है? तो सर जी ये φ2 माइनस φ1, तो ये माइनस और ये माइनस तो प्लस हो जाना चाहिए था ना? नहीं, देखो फ्लक्स तो जुड़ेगा, लेकिन उस माइनस को मैंने ऑलरेडी, जो इनकमिंग फ्लक्स वाला जो माइनस है उसको मैंने ऑलरेडी यहां पर
एडजस्ट कर दिया है। मतलब यदि आपको फाई नेट लिखना था तो वो बेसिकली फाई 1 प्लस फाई 2 ही था, लेकिन मैंने क्या किया है, इस इनकमिंग फ्लक्स का जो नेगेटिव था उसे मैंने ऑलरेडी यहां पर एडजस्ट कर दिया है। यदि आपको ऐसे अच्छा नहीं लग रहा है तो आप प्लस लिख लीजिए और अपने आप यहां पर माइनस तो आने ही वाला है। क्या ये छोटे छोटे पॉइंट कवर हो रहे हैं? तो दूसरा स्टार मार्क लगा के क्या लिखना है बेटा, इनकमिंग फ्लक्स किसी सरफेस के लिए नेगेटिव और आउटगोइंग फ्लक्स किसी सरफेस के लिए पॉजिटिव। सर ये नेगेटिव और पॉजिटिव किस बेसिस पर आपने डिसाइड किया? कुछ तो रीजन होना चाहिए डिसाइड करने का, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो बेटा रीजन भी समझ लीजिए। रीजन ये है कि आप जानते हैं यदि प्लस क्यू चार्ज कहीं लिखा रखा होता है तो वहां से लाइन ऐसे बाहर की तरफ निकलती हैं, ठीक है, तो इसलिए आउट गोइंग हो गया, तो इसलिए पॉजिटिव। और यदि कहीं माइनस क्यू चार्ज रखा है तो बेटा ये आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो उसके अंदर एंटर करती हैं, तो इसका मतलब वो आपका क्या हो गया, नेगेटिव फ्लक्स। इसी बेसिस पर लिया जाता है और कोई दूसरा रीजन नहीं है जिसमें आपको कोई परेशानी होनी चाहिए। क्या बात पकड़ में आ गई? श्योर है? पक्का है? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं या नहीं बढ़ सकता? सर बढ़ने लायक काम तो अब हो गया है, थोड़ा चलो बढ़ जाइए, क्या दिक्कत है, हम लोग और थोड़ा करेंगे। चलो तो अब देखो यहां से आगे थोड़े से अब इंपॉर्टेंट सवाल कह सकते हो और आपको ये सारे सवाल देखे हुए लगेंगे। क्वेश्चन है आपके पास में, एक आपके पास में क्यूब है। क्या है बेटा आपके पास में? एक क्यूब है, थोड़ा बड़ा बना रहा हूं मैं, ठीक है, और सवाल ये है कि इसके सेंटर में प्लस क्यू चार्ज रखा है और सवाल वही है आपका, फाइंड फ्लक्स। इसकी साइड दे रखी है ए, साइड कितनी दे रखी है, ए, फाइंड द फ्लक्स। अरे करो सर, कैसे करें, कुछ दिया ही नहीं है आपने। अरे भैया पूरी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन दे रखी है मैंने। सवाल को ध्यान सुनिए, लिखूं क्या इंग्लिश में सवाल? देखो सवाल ऐसा है, अ पॉइंट चार्ज क्यू, लिख लेता हूं भैया, अ पॉइंट चार्ज क्यू is placed at the center of a cube whose side length is a, जिसकी एक भुजा की लंबाई a है। find the total flux associated with the cube, इस घन से संबंधित फ्लक्स की गणना कीजिए। अब तो ठीक है, आर यू हैप्पी नाउ? बोलो कर सकते हो कि नहीं कर सकते? बोलो कर सकते हो नहीं कर सकते? सर जी कैसे करना है वही पकड़ में नहीं आया। हम जानते हैं फाई बराबर तो ई इंटू ए इंटू कॉस थीटा होता है, लेकिन सर जी यहां पर आप इस पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाले वही समझ में नहीं आ रहा है। बस यहीं पे जाके गाड़ी हमारी अटका दी है सर आपने, बाकी तो सब ठीक है, लेकिन सर आपने ये सिखाया ही नहीं कि ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे। ओ माय गॉड, तो सर जी इसमें क्या दिक्कत है, लगा लो, कैसे लगा लो? ये देखो ये सेंटर में चार्ज है, ये देखो ये कितनी दूरी हो जाएगी, a/2 हो जाएगी, है ना? हाँ, तो आप लिखोगे E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन a/2 का होल स्क्वायर। अब देखो सब जगह वही है, सब जगह डिस्टेंस वही है। अरे है या नहीं है? बिल्कुल है। तो कितनी बार है? 6 बार है। थोड़ी सी बुद्धि दौड़ा लो। गलत है, ये गलत है सर। एक तो पहली बात है गुस्सा मत करो, ठीक है, नहीं करता, आगे बोलो। पहले बताओ गलत क्यों है? तो मैं बोलूंगा रंधा सुना है आपने? रंधा क्या होता है? रंधा मालूम है? वो धार लगाने वाला होता है, देखो एक लोहे का ऐसा होता है, उससे घसते हैं चीजों को तो घिसती हैं, वो धार लगती है उससे। सर उसका क्या करना है? चलो वो नहीं सुना होगा तो पॉलिश पेपर सुना होगा, हार्डवेयर की दुकान में कभी पॉलिश पेपर वगैरह मिलते हैं, सुना तो होगा, दिखा नहीं होगा तो। सर उसका करना क्या है? वो चमकाने के काम आता है। सर जी क्या चमकाने के काम आता है? वैसे तो वो चीजों को चमकाने के काम में आता है, जैसे लोहे वगैरह पे जंग वगैरह लग जाती है तो उससे घसते हैं तो वो जंग निकल जाती है। सर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर पढ़ रहे हैं,
पॉलिश पेपर, रंधा वगैरह वो मैकेनिकल डिपार्टमेंट है। चलो मान भी लेंगे, घसने बसने की बात करेंगे तो वो एनर्जी में करनी चाहिए, यहां तो कहीं एनर्जी का विषय भी नहीं है। सर जी विषय है, जो ऊपरी मंजिल पर जो जंग लगी पड़ी है उसको घसने की जरूरत है, उसको पॉलिश पेपर से घिसोगे तभी वो जंग साफ होगी और आपके जो बुद्धि के चक्षु हैं वो खुल जाएंगे। नहीं समझ में आया सर? अभी भी आप जो सरकास्टिक बातें कर रहे हैं ना, वो हमारे दिमाग के ऊपर ही जा रही हैं। बेटा मैं कहना ये चाहता हूं बंधु, पहली बात तो ये सुनो कि बेटा ये पॉइंट तो आपका a/2 पे मान लिया, बेटा ये वाला पॉइंट कॉर्नर वाला a/2 पे होगा क्या? नहीं होगा। ये वाला पॉइंट a/2 पे होगा क्या? नहीं हो। तो बेटा सब जगह तो इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग ही होगा ना। अरे हाँ सर जी, तो फिर आप ऐसे डायरेक्टली कैसे कर दोगे? ओ माई गॉड सर जी, ये तो गलत हो रहा है मतलब। अच्छा एक बात बताओ, इतनी देर से हम कर क्या रहे हैं? अरे ये फॉर्मूला तो लेक्चर नंबर 15 का फॉर्मूला है। 16 में भी यही करोगे क्या? 16 में आज नया फॉर्मूला सीखा तो है, और क्या सीखा है लेक्चर नंबर 16 का नया फॉर्मूला? वो कहता है सर जी फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट फॉर एनी क्लोज्ड सरफेस। किधर गया सवाल बंधु? ये लो वो सवाल, अब भी सीखा था 10 मिनट पहले, भूल गए थे ना? सर भूले तो नहीं थे, पर अब क्या बताए, मन की कहानी ऐसी है कि मन के अंदर में द्वंद्व चल रहा है कि हम अपने आप को सही साबित करें कि नहीं करें। हो गया आंसर, कुछ नहीं बचा इस सवाल में, यही आंसर है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बस अब मैंने लिख के दिया, डायग्राम बनाया, आप कंफ्यूज होते हुए घूम रहे हो कि दुनिया में कितनी परेशानी है। बेटा कोई परेशानी नहीं है, बहुत आसान है सवाल, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, खत्म सवाल। ओ चलो अगला सवाल, रिपीट टेलीकास्ट। ऊपर की लाइन सेम है, क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है, वहां से आगे क्वेश्चन नंबर 2 लिख रहा हूं। फाइंड द फ्लक्स associated with any one of the surface of cube। इस घन की किसी भी एक सतह से संबंधित फ्लक्स की गणना कीजिए। क्या मतलब है आपका इससे? इसका मतलब ये है बंधु कि मैंने मान के लो ये एक एरिया कंसीडर कर लिया, एक ये नीचे का बेस रखा है ना, इसको कंसीडर कर लिया, तो बताओ इसमें से कितना फ्लक्स पास हो रहा है? दैट इज द क्वेश्चन। टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। ये कहीं सुना हुआ लग रहा है मेरे को, पता नहीं, चलो छोड़ो। फाइंड द फ्लक्स कैसे करोगे? अरे कैसे करोगे नहीं पता लगा सर, आप करो। तो बंधु टोटल फ्लक्स ऑफ द क्यूब, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यस और नो? बिल्कुल यस। व्हाट डू यू मीन बाय टोटल फ्लक्स? तो टोटल फ्लक्स का मतलब है टोटल एरिया का फ्लक्स, कुल क्षेत्रफल का फ्लक्स। बोलो सही बात है, टोटल एरिया का फ्लक्स या कुल क्षेत्रफल का फ्लक्स। इसका मतलब है सर जी 6a² का फ्लक्स बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब आपसे सवाल में पूछा गया है एनी वन ऑफ द सरफेस, तो बेटा इस क्यूब के अंदर में ये जो सरफेस आपने ड्रॉ करी है इसका एरिया कितना है? क्या a² नहीं है? तो बस मैंने यही तो पूछा है बेटा, मैंने पूछा है। सो देयरफॉर a² का फ्लक्स, तो इसका आंसर आएगा 6 इधर आ जाएगा 1/6 इंटू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, मतलब क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। क्या ये हलवा सवाल था? सर डरा आप रहे हो, बाद में बोल रहे हो हलवा है, ऐसे नहीं चलेगा, बेईमानी है ये, है ना? ऐसे चिढ़ते थे ना बचपन में, मैं आउट नहीं हूं, बेईमानी करिए। ओके चलो, क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। कितना सवाल आसान लग रहा है ना सर? वो आपके कराने के पश्चात आसान लग रहा है, उससे पहले हमारे दिल से पूछिए कि दिल की धड़कनें 120 से आगे निकल चुकी हैं। ओहो ओहो, धड़कता तो दिल बहुत है आपका। लो भाई एक और सवाल करते हैं। ला ला ला, इस बार गलत नहीं करोगे ना? गारंटी तो सर हम किसी चीज की नहीं देते, गलत कर भी सकते हैं, सही भी कर सकते हैं। लो भाई
डिंग 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 डिंग। यहां पर अंदर में रखा है प्लस क्यू चार्ज, भले ही अब ये आपको क्यूब लगे या ना लगे, लेकिन ये बेटा आपका क्यूब ही है जिसकी सब साइड्स ए और ए। इनको मिटा देता हूं, ये अच्छी नहीं लग रही मेरे को। और सवाल है यहां पर बना रहा हूं मैं, रुक जा, तसल्ली रखो थोड़ा सा। टिंग 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 टिंग। ओके, सवाल है आपका, आपसे प्रश्न पूछता है फाइंड द फ्लक्स associated with shaded area। छायाकार भाग से छायाकार क्षेत्रफल से संबंधित फ्लक्स की गणना कीजिए। बोलो हाउ टू डू, कैसे करोगे, सवाल कैसे करोगे, कैसे करोगे? अभी सिखाया आपको बेटा। ये सवाल पता क्या चल रहे हैं, ये सवाल चल रहे हैं कि भैया एक पेन की एक बॉक्स की कीमत, या एक ऐसे मान लो 100 पेनों का, 200, 1000 पेनों का एक बड़ा सा बॉक्स है, उस बड़े से बॉक्स की कीमत Q/ε0 है, तो उसमें इतने वाले की कीमत कितनी, ये इसकी कीमत कितनी, इसकी कीमत कितनी, ये सवाल चल रहे हैं बेटा। खेला जा रहा है आपकी भावनाओं के साथ में और कुछ नहीं है। तो बोलो कैसे निकालोगे? तो अब आप समझ चुके हैं सवाल कैसे करना है। वही इतने रुपए में इतने आता है तो कितने में आएगा? तो बेटा देखो 6a² का फ्लक्स Q/ε0 सही है। अरे सही है कि नहीं है? बिल्कुल सही है। अब आप समझदार हो चुके। एक पूरी सरफेस का एरिया a² आएगा, इसका फ्लक्स आएगा 1/6 इंटू Q/ε0। अरे सही है, लेकिन मेरे को तो इसमें से कुछ नहीं चाहिए। अरे मेरे को चाहिए शेडेड रीजन, और ये शेडेड रीजन कितना हो जाएगा? तो सर जी ये शेडेड रीजन का एरिया जो आएगा वो आएगा a²/4। सर क्यों? अरे भैया पूरे का a², और इसके बराबर 4 टुकड़े होते हैं जब ये क्यूब होता है। जब ये क्यूब होता है तो बराबर 4 टुकड़े होते हैं, तो इसका मतलब आपको चाहिए a²/4 का फ्लक्स। तो बेटा 1/4 इंटू 1/6 अप इंटू Q/ε0। तो बेटा फ्लक्स आ जाएगा यहां पर 1/24 और ये यहां पर Q। दैट्स द आंसर। बोलो सवाल आसान लगा कि नहीं लगा? सर जी थोड़ा थोड़ा सा आसान लगा, थोड़ा थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा। अब क्या बोले हम नहीं बता सकते, हमारी भावनाओं को व्यक्त नहीं किया जा सकता, बस ये परेशानी है। बोलो आंसर आ जाएगा क्या? समय कितना हो गया? अरे बाप रे, भागो। चलो फटाफट एक और सवाल करो, फटाफट एक और सवाल करो, फटाफट एक और सवाल करो। देखो क्या हो रहा है, क्यूब बनाने पड़ेंगे बहुत। हाँ वही है। तो भैया देखो ये अब काफी हद तक क्यूब लग रहा है ना, लग रहा है ना? चलो ठीक है, लग गया। मैंने क्या किया, यहां पर देखो ये जो सरफेस है ना, इस सरफेस के ऊपर में, इस सरफेस के ऊपर में यहां पर प्लस क्यू चार्ज रखा है। तो सवाल तो वही है, फाइंड द टोटल फ्लक्स, फाइंड द फ्लक्स एसोसिएटेड विद क्यूब। सवाल को फटाफट करिए, कैसे करना है मैं समझाता हूं अभी आपको। पहले तो स्क्रीन को पॉज करके सवाल को करने की कोशिश कीजिए, और जो नहीं कर पा रहे हैं उनको मैं तुरंत से आंसर दे देता हूं। क्या होगा, कहानी को समझिए बेटा। देखो क्या हो रहा है, ये क्यूब है, अरे ये क्यूब है। अच्छा एक बात बताइए, यदि मैं इस क्यूब को थोड़ा सा ऐसे बढ़ा दूं यहां पर, क्या ये पूरा क्यूब बन गया? अरे बन गया कि नहीं बन गया? बिल्कुल बन गया। अब इस पूरे का फ्लक्स कितना है? तो अब बोलोगे अब पूरे का फ्लक्स है Q/ε0। ये किसका फ्लक्स है? पूरे का। पूरे का देखो वो जो रेडीमेड था, और मैंने इसमें क्या उतने के ही बराबर और चिपका दिया, बिल्कुल सिमेट्रिक, बिल्कुल सिमेट्रिक क्या कर दिया, चिपका दिया। लेकिन आपको देखो अब इस पूरे का फ्लक्स इतना है, मैंने माना इस पूरे का एरिया, लेट से एरिया ऑफ टोटल, जो अभी मेरी नई फिगर बनी है वो है ए। आपको दोबारा फिगर बनानी है बेटा, इस बात को ध्यान रखना, कंजूसी मत करना बिल्कुल भी। सर हम तो वैसे भी नहीं बनाने वाले हैं, बुकलेट में ये क्वेश्चन है, हमने देख लिया है। ओके चलो कोई बात नहीं, समझिए तो सही चीजों को, वो इंपॉर्टेंट है बेटा।
क्या है, पूरे का एरिया कितना, ए, पूरे का एरिया कितना, ए। तो अब आप सोचिए, आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया ये वाला जो क्यूब बन रहा है आपका, उसका फ्लक्स चाहिए। तो सोचो ए का फ्लक्स है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो ये आधा रह गया है, तो बेटा इसका एरिया हो गया a/2, तो इसका फ्लक्स आएगा 1/2 इंटू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो आंसर विल बी क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये सारे सवाल यही सवाल बनते हैं और कुछ सवाल नहीं बनते हैं। क्या ये बात आप लोगों के समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, पहले तो फटाफट बोलो। अरे सही बात है, श्योर है। चलो एक और सवाल, लास्ट सवाल, और इसके बाद में फ्लक्स का काम खत्म हो जाएगा। इस पे तमाम तरह के सवाल बन सकते हैं। और चलो सवाल ये है बेटा, सवाल ये है कि आपके पास में ये क्यूब है, ठीक है। अब मैंने क्या कर दिया, इसके इस कॉर्नर पे, यहां पर इस कॉर्नर पे रख लो। मैंने यहां पर क्या कर दिया, एक ये रख दिया, क्या बोलते हैं, प्लस क्यू चार्ज रख दिया। अब चार्ज क्यू is placed at corner of cube. Find the flux associated with cube. Find the flux associated with the cube. सवाल है, समझ जाइए, फटाफट करिए। कैसे करोगे सोचो। देखो जब ये चार्ज खुला घूमता है ना, इसको पैक करना पड़ता है। तो सोचिए इसको पैक करने के लिए क्या करना पड़ेगा। देखो इसको पैक करने के लिए, देखो इधर में आपको एक और ये बनाना पड़ेगा। सोचो कितने चार्जेस से कितने ऐसे क्यूब और चाहिए ताकि आप इसे पैक कर सको। यार हमारा बॉक्स किधर गया, बॉक्स, चौक का बॉक्स हुआ करता था, छोड़ो, हिल तो नहीं है कुछ। फटाफट देखो, इसको यहां पर मैंने चार्ज रख दिया, ये कॉर्नर पे एक चार्ज रखा है। तो सोचो इसको पैक करने के लिए ये क्यूब हो गया, इसके साइड में इधर एक लगाना पड़ेगा, इसके साइड में ऊपर एक रखना पड़ेगा, इधर में एक रखना पड़ेगा। क्या अभी भी पूरा चार्ज कवर हुआ है? इट इज सिंपल लाइक योर एससीसी स्ट्रक्चर को याद कीजिए। एससीसी स्ट्रक्चर, सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर, सॉलिड स्टेट चैप्टर। तो वहां पर कॉर्नर का जो एटम होता है उसका इसके अंदर का जो हिस्सा होता है वो कितना होता है, 1/8 होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल सही पकड़े हो आप। वही कहानी यहां पर निकल के आ रही है। यस और नो बोलो, सही बात है? यस सही बात है। चलो तो अब कैसे करें, मतलब आपको इस चार्ज को to enclose this charge completely, we need total 8 cubes। सही बात है। तो इसका मतलब ये है फ्लक्स associated with 8 cubes का आंसर आएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अरे यस और नो? अरे बिल्कुल सही बात है। तो इसका मतलब देयरफॉर फ्लक्स एसोसिएटेड विद 1 क्यूब का आंसर बोलो कितना आएगा? तो आप लिखोगे 1/8 इंटू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यस और नो? अरे बोलो सही बात है कि नहीं? बोलो सही बात है। तो आप बोलो सर यही तो बात है, हो गया, हमारा आंसर आ गया। लेकिन बंधु ये आंसर गलत है। सर इतनी देर से आप ऐसे सिखा रहे हो, एक तो बेईमानी नहीं चलेगी, पहले फिर ऐसे क्यों सिखाया? तो यदि पहले वो सिखाया या तो फिर ये गलत है। यदि आप बोल रहे हो कि ये गलत है तो फिर पहला वाला भी गलत होना चाहिए, और यदि पहला वाला सही है तो फिर ये भी सही होना चाहिए। ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। देखो चलाएंगे हम, क्यों नहीं चलाएंगे, जरा मैं आपको समझाता हूं। रीजन है इसके पीछे कुछ तो भी। देखो यार यहां से जो फ्लक्स निकलेगा, प्लस क्यू है तो बाहर की तरफ भागेगा, मतलब सही बात है। जब ये बाहर की तरफ भागेगा तो बताओ क्या इस वाले रीजन में से बाहर निकलेगा? बिल्कुल निकलेगा। क्या इस वाले रीजन में से बाहर निकलेगा? बिल्कुल निकलेगा। क्या इस वाले रीजन में से बाहर निकलेगा? मतलब टोटल जो 6 सरफेसेस हैं उनमें से 3 सरफेसेस में से फ्लक्स बाहर ही नहीं निकलेगा, है ना? अरे बात समझ में आ रही है? सर गलत है। देखो अभी भी गलत है, बताओ क्या गलती है? सोचो, पकड़ो जरा फटाफट से, मैं आपको पकड़वाता हूं, गलती को पकड़वाता हूं। देखो यार एक तो ये बड़ा हो गया बॉक्स थोड़ा। मान लो यहां पर यदि फ्लक्स, यहां पर यदि चार्ज रखा है तो देखो इस वाले एरिया में फ्लक्स नहीं जाएगा, इस वाले में नहीं जाएगा, इस वाले में नहीं जाएगा, इस वाले में भी नहीं जाएगा। क्या इन चारों में नहीं जाएगा? ऊपर में रखा है तो ऊपर वाले में तो नहीं जाएगा, इस वाले में भी नहीं जाएगा और इस वाले में भी नहीं जाएगा। अरे जाएगा क्या? नहीं जाएगा, बिल्कुल भी नहीं जाएगा। बोलो अभी तो बात पकड़ में आई कि नहीं आई?
यस और नो, यस और नो, तो आपने बोला बिल्कुल सही बात है, बट रिमेनिंग 3 में जाएगा। देखो जो 3 सरफेसेस पे ये टच कर रहा है ना, उन तीनों सरफेसेस में से नहीं जाएगा। मतलब ये जो ओरिजिनेट होगा, देखो एक तो इस सरफेस की तरफ जाएगा। अब ये यहां पे बनाऊं कैसे, वो एक परेशानी है। मतलब आप समझिए यहां पर रखा है तो जो 1 2 और ये 3 जो सरफेसेस कांटेक्ट में, उनमें से फ्लक्स पास नहीं होगा, तो किस में से पास होगा, बची हुई 3 सरफेसेस में से ही पास होगा। तो मतलब देखो क्या हो गया, हा कि बेटा सो फॉर 3 सरफेसेस, अब आपको और क्या करना पड़ेगा, तो आंसर आएगा 1/3 इंटू 1/8 इंटू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो आंसर आ जाएगा Q अपॉन 24 एप्सिलॉन नॉट। दिस विल बी द करेक्ट आंसर। बोलो सही बात है भाई। नीचे वाली में से जाएगा, सामने वाली में से जाएगा, और कौन सी बच गई, एक इधर वाली, एक और बच गई साइड वाली, उसमें से भी जाएगा, लेकिन जिन जिन तीनों सरफेसेस के कांटेक्ट में है उनमें से नहीं जाएगा। तो इसके कारण यहां पर क्या हो जाएगा कि भैया 1/3 फ्लक्स ही यहां पर पास हो जाएगा। तो आंसर विल बी योर Q अपॉन 24 एप्सिलॉन नॉट। दैट विल बी द करेक्ट आंसर, दैट विल बी द करेक्ट आंसर। हालांकि करने का दूसरा तरीका भी होता है इसको, करने का दूसरा तरीका भी होता है, लेकिन आप इसी से कर लीजिए। और एट द एंड में एक बात बताऊं आपको, फाइनल बात इस सब का जो सारांश है वो सिर्फ इतना सा ही है कि आपको रिजल्ट याद रखने हैं। आपको क्या रखने हैं, रिजल्ट याद रखने हैं, यस और नो। क्या ये रिजल्ट याद रह पाएंगे, सर याद रखने की कोशिश करेंगे। ओके सो ठीक है बेटा, इसी के साथ में हम लोग अपने आज के सेशन को यहां पर समाप्त करते हैं। मुलाकात फिर से करेंगे आने वाले अगले लेक्चर के दरमियान। सो तब तक के लिए